हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप? सो आई वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल दैट इज लेट्स क्रैक नाइन्थ एंड टेंथ। जैसे कि आपको पता है कि मैं हूं आपकी केमिस्ट्री मेंटोर दिव्या कश्यप एंड आई एम अ कॉन्फिडेंट एंड अ पैशनेट टीचर। और मैं इसीलिए यहाँ पे हूँ ताकि आपके भी मैं केमिस्ट्री के सारे डाउट्स क्लियर कर पाऊँ और आपको भी एक कॉन्फिडेंट और स्टडीज के लिए पैशनेट बना पाऊँ। So as far as my qualification is concerned, I am MSc Chemistry and Microbiology and I have 18 years of teaching experience and I have keen interest in chemistry. So I'm gonna make you also interested in studying the chemistry. So सबसे पहले आपको पता है कि हम जो मिल रहे हैं वो इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अन अकेडमी पे हम मिल रहे हैं। तो अन अकेडमी से आप जुड़े हुए हैं और मैं आपको बताना चाहूंगी, एक पर्सनल एडवाइस देना चाहूंगी कि आप बिल्कुल बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पे हैं। क्योंकि देखिए, जब भी हम पढ़ाई करते हैं या हम पढ़ाई करना चाहते हैं या कुछ कुछ कंसेप्ट समझना चाहते हैं, तो अगर हमारे जो सेशंस है वो बहुत इंटरेक्टिव होंगे, टीचर के अंदर वो स्पिरिट होगी, बच्चे का इंटरेस्ट उतना ही बन पाएगा और कंसेप्ट उतना ही अच्छे से उसको क्लियर हो पाएगा। तो अन अकेडमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपका इंटरेस्ट डेवलप कर पाता है, क्योंकि हम डेली लाइव क्लासेस देते हैं आपको, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस से आपका इंटरेस्ट और डेवलप करते हैं, स्ट्रक्चर्ड कोर्स प्लान देते हैं आपको, ताकि आपको कहीं पे भी अपनी पढ़ाई को करने में प्रॉब्लम ना आए। और अगर आपसे कोई भी वीडियो मिस हो जाए, कोई भी लाइव लेक्चर मिस हो जाए, तो आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है। तो कोई भी बहाना आपके पास ना पढ़ने का हम नहीं छोड़ते हैं। तो हमारी जो लाइव क्लासेस है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। हमारे साथ टॉप एजुकेटर्स जुड़े हुए हैं और आपके लिए एक प्लस पॉइंट है कि आप यहाँ पे अपने फेवरेट एजुकेटर के साथ जुड़ सकते हो, अपना फेवरेटिज्म का क्राइटेरिया यूज कर सकते हो और अपने एजुकेटर को फॉलो करके अपने सारे कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हो। तो आज का जो टॉपिक हमारा रहने वाला है वो है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। जैसे कि आपको पता है, हम इंट्रोडक्शन टू हाइड्रोकार्बन्स कर चुके हैं और हमने उस पर क्वेश्चन ईयर भी कर लिया है, और उसके बाद हमने और भी सेकेंड पार्ट भी हम कर चुके हैं, राइट, जिसके अंदर हम फंक्शनल ग्रुप को बनाना, उनके सफिक्स, उनके ग्रुप्स जान चुके हैं। तो आज इस वीडियो के अंदर हम इस नॉलेज बूस्टर सीरीज का थर्ड पार्ट शुरू करेंगे। तो कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस प्लान हमारा जो है वो आपको पढ़ने में और ज़्यादा हेल्प करता है। तो अन अकेडमी बहुत अच्छी प्लानिंग से चलता है ताकि आपका पूरा हेल्प हो पाए और आपका बहुत ही ज़्यादा फायदा हो पाए। तो हमारा जो कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस है उसमें हमारा मैथ्स का 6 कोर्स रहता है, सोशल साइंस के भी 6 कोर्सेज रहते हैं, हिंदी के 3 कोर्सेज है, साइंस के 3 कोर्सेज है, इंग्लिश का 1 कोर्स है। तो एक प्रॉपर आप कह सकते हो प्लानिंग के साथ हम चलते हैं। तो करना क्या है, आप अन अकेडमी लर्निंग ऐप से जुड़िए, जल्दी से इसका सब्सक्रिप्शन ट्राई करिए। ठीक है, तो आपको अन अकेडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करना है और सब्सक्रिप्शन लेना है। आप हमारे से जुड़ भी सकते हैं। हमारे से बात करने के लिए आपको टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड करना है, ये जो यूआरएल दिया गया है इसको टाइप करना है और क्लिक करते ही आप हमारे साथ ज्वाइन हो जाएंगे। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको अन अकेडमी ऐप को इंस्टॉल करके सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए और ये प्लेटफॉर्म बहुत बढ़िया है। तो अगर मैं आपको इसका बेनिफिट बताऊं तो फाइनेंशियली भी इसका काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट है। देखिए, क्लास 9 10th 11 12th का अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो पहले तो आप सब्सक्रिप्शन कभी भी शॉर्ट टर्म का नहीं लीजिए, आप हमेशा सब्सक्रिप्शन 2 साल या 2 साल से ज़्यादा का लीजिए, क्योंकि उसमें आपके पास एम्पल टाइम पीरियड रहता है प्रिपेयर करने का, आपका कॉन्फिडेंस रेज करने का, आपके कुछ भी डाउट्स है उनको क्लियर करने का, रिवीजन करने का, जो कि बहुत ज़रूरी है। अगर आप शॉर्ट टर्म कोर्स लेंगे तो आपको उतना बेनिफिट नहीं रहेगा। तो मैं पर्सनली आपको एडवाइस करूंगी कि आप 2 मंथ 2 ईयर्स या फिर उसके ज़्यादा का सब्सक्रिप्शन ट्राई करें, और ये पॉकेट फ्रेंडली भी रहता है। देखिए, सिर्फ 22,500 और 36 मंथ्स का 32,400 और 48 मंथ्स का 36,000 कॉस्ट रहता है। और ऐसे ही अगर हम 10th 11th और 12th का सब्सक्रिप्शन की बात करें तो यहाँ 2 साल का सब्सक्रिप्शन भी आपको पॉकेट फ्रेंडली प्राइस 22,500 पे और 36 मंथ्स का 28,800 पे मिलता है। तो सोचिए मत, अगर पढ़ना है, लाइफ में आगे बढ़ना है, अपने गोल को अचीव करना है, तो अन अकेडमी के साथ जुड़े रहिए, इसका सब्सक्रिप्शन लीजिए।
और मैं दिव्या कश्यप अपना प्रोमो कोड दिव्या01 आपको बताती हूँ, जिसको आप यूज कर सकते हैं और 10% आपको इसमें डिस्काउंट मिलेगा जब आप सब्सक्रिप्शन को बाय करेंगे। तो मत भूलिए मेरा कोड दिव्या01। तो जल्दी से इस कोड को यूज करिए और सबसे पहले सब्सक्राइब करिए, इसका सब्सक्रिप्शन लीजिए। तो आज का जो टॉपिक है हमारा कार्बन कंपाउंड्स का, हम पढ़ेंगे आयुपैक के बारे में। देखिए, नॉर्मली बच्चों को ना आयुपैक से बहुत डर लगता है। जब वो ऐसे ओपन स्ट्रक्चर्स देखते हैं और एग्जाम में देखते हैं कि आपको इसका नेमिंग करना है, तो बच्चे बहुत डर जाते हैं और अक्सर काफ़ी बच्चे तो सोचते हैं देखते ही कि हमसे तो होगा ही नहीं। बट आज मैं आपके लिए आयुपैक को बहुत ही सिंप्लीफाई करने वाली हूँ, बहुत ही ईजी बनाने वाली हूँ। सिर्फ मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए आपका फोकस, राइट? तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि आयुपैक होता क्या है। देखिए, आयुपैक जो है इसका फुल फॉर्म है, पहले तो ये एक एब्रीवेशन है तो हम इसका फुल फॉर्म जान लेते हैं। इट इज यूनियन इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है, ये हम इसका फुल फॉर्म है। अब इसका काम क्या है आयुपैक का? आयुपैक इज एक्चुअली द साइंस, आयुपैक क्या है? इट इज द स्टडी और यू कैन से इट इज द साइंस ऑफ नेमिंग द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। आपने देखा था कि हमने पढ़ा था मीथेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल, तो वो सब क्या थे? वो सब आयुपैक नेम्स थे। अब जैसे कि मेरा नाम दिव्या है, राइट, माय रियल नेम इज दिव्या बट माय निकनेम इज दिया। तो हो सकता है कि मुझे निकनेम से कोई स्वीटी बुलाता हो, कोई गुड्डू बुलाता हो, कोई शिक्षा बुलाता हो, कुछ भी बुलाता हो, राइट? तो जो कॉमन नेम्स होते हैं हमारे, मतलब जो हमारे निक नेम्स होते हैं या कॉमन नेम्स होते हैं, वो वेरी कर सकते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे मिथेन की बात करूं, तो मिथेन को हम मार्श गैस भी बुलाते हैं। मिथेन को क्या बुलाते हैं? अब मार्श गैस, द रीजन बीइंग कि वो मार्शी एरियाज में मिलती है, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं आपसे बात करूं CH3COOH, इसको हम एसिटिक एसिड भी बुलाते हैं, ठीक है, एसिटिक एसिड। ऐसे ही अगर मैं आपसे प्रोपेनॉन की बात करूं, तो इसको हम एसीटोन भी बुलाते हैं। तो ये सारे कॉमन नेम्स हैं। हो सकता है कि इन नेम्स, मतलब इन नामों से हम एक कंट्री में बुलाएं और दूसरी कंट्री में हम इसको कुछ और बुलाएं। तो कॉमन नेम्स पे हम उतना रिलाय नहीं कर सकते। हमें ऐसे नाम चाहिए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के जो वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड हो। और वो नेम किसने असाइन किए, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने? दैट इज आयुपैक, विच इज इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इन्होंने जो नाम दिए वो इतने आसान नहीं थे कि अगर किसी को भी कुछ भी कह दो, जैसे नॉर्मली बेबी पैदा होता है तो आप देखते हो कि उसका कौन से अक्षर से नाम निकला है और आप उसका नाम एज सच रख देते हो। लेट्स से किसी का टी से निकला है तो आप तारिक रख देते हो, है ना? किसी का एस से निकला है तो आप उसका नाम सना रख देते हो। तो ऐसा नहीं होता। आयुपैक के अंदर एक स्पेसिफिक रूल्स होते हैं जो यूज होते हैं, और उन रूल्स को फॉलो करते हुए हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को नाम देते हैं। और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को जो नाम दिया जाता है, दैट वाज एज पर देयर कॉन्स्टिट्यूशन, कि उनके अंदर क्या चीज प्रेजेंट है, वो सब चीजें उनके नाम में इंडिकेट होती है, राइट? तो आयुपैक मेन पढ़ने का मतलब यही है कि आपको पता लगे कि कैसे आप किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम बता पाओगे, क्योंकि दुनिया में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बहुत ज्यादा है। तो अगर कोई कंपाउंड आपको मिल जाए तो आपको उसका नाम कैसे पता लगेगा? इन रूल्स को फॉलो करके आप उसका नाम जान पाओगे। और इवन अगर आपको किसी का नाम पता हो तो आप उसका स्ट्रक्चर भी बना लोगे। इस तरह से ये होती है साइंस ऑफ नेमिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, दैट इज आयुपैक। तो चलिए हम इसको शुरू करते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग है, आई प्रॉमिस मैं इसको बहुत इजी कर दूंगी। सिर्फ आप ध्यान से जो जो मैं समझा रही हूँ उसको ध्यान से मेरे साथ समझिए। अब पहला रूल है आयुपैक का कि सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूअस कार्बन चेन। कभी भी किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को अगर हमें नेम करना है तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा कि हमें उसमें से कार्बन चेन को चुनना होगा। और कौन सी कार्बन चेन को? जो लॉन्गेस्ट हो और कॉन्टिन्यूस हो, मतलब उसमें कोई ब्रेक नहीं होना चाहिए, वो कॉन्टिन्यूस होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है और उसमें इस तरीके का चेन है,
तो ऑब्वियसली इसका जो लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूस कार्बन चेन होगा वो यही होगा, और इसको हम क्या बुलाएंगे? इसको हम बुला सकते हैं पेरेंट चेन। इसको क्या बुला सकते हैं? पेरेंट चेन। अब हो सकता है फॉर एग्जाम्पल आपके पास चेन ऐसे बने, ठीक है। अब अगर आप स्ट्रेट चेन लो तो स्ट्रेट चेन में कितने कार्बन आ रहे हैं? 1 2 3 4 5, 5 कार्बन आर देयर इन द पेरेंट चेन। और अगर आप चेन ऐसे लो, क्योंकि चेन कॉन्टिन्यूस होनी चाहिए, ब्रेक नहीं होना चाहिए, किसी भी डायरेक्शन में आप चेन को घुमा सकते हो, तो इसके अंदर कितने कार्बन आ रहे हैं? 1 2 3 4 5 6। तो ऐसी चेन में आ रहे हैं 6 कार्बन। एक चेन और बन रही है, अगर आप इसको इस तरीके से लो तो एक चेन ये भी आ रही है आपके पास, और इसके अंदर कितने आ रहे हैं? 4 कार्बन। तो हम कौन सी चेन को प्रेफर करेंगे? ऑब्वियसली हम जो लॉन्गेस्ट चेन होगी उसको प्रेफर करेंगे। तो हमारी जो चेन रहेगी वो ये वाली रहेगी जिसके अंदर 6 कार्बन आ रहे हैं। तो सबसे पहला बात है कि हमें लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूस कार्बन चेन मतलब पेरेंट चेन को पहचानना है। अब ऐसे ही फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास कोई स्ट्रक्चर हो जिसमें इस तरीके से हो, ठीक है, और ऐसे भी लगा हुआ है कार्बन, अब इसमें कौन कौन सी चेन्स पॉसिबल है? सबसे पहले तो एक स्ट्रेट चेन पॉसिबल है। कितने कार्बन है इसमें? 1 2 3 4 5, 5 कार्बन। हम कर सकते हैं कि हम ऐसी चेन ले लें, सिर्फ यही चेन ले लें। अगर कुछ कार्बन उस चेन में नहीं आ रहे हैं तो उसकी चिंता मत करो, उसके लिए अलग रूल्स होंगे कि उनको हम क्या बुलाएंगे। तो इसमें कितने कार्बन आ रहे हैं? 1 2 3 4 5, अगेन 5। अब हो सकता है हम इसको ऐसे लें, ऐसे ना लेकर इस साइड लें, हम इसको ऐसे भी ले सकते हैं। तो इस पे कितने कार्बन आ रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कार्बन। हो सकता है कि इस चेन को हम ऊपर ना ले जाकर सिर्फ इतना ही ले लेते, तो कितने आ रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन। तो मतलब इसमें 5 कार्बन वाली 8 कार्बन वाली और 7 कार्बन वाली चेन पॉसिबल है। तो सबसे पहले तो हम चेन ये वाली सिलेक्ट करेंगे जिसके अंदर 8 कार्बन एटम्स है, क्योंकि हमें लॉन्गेस्ट चेन चाहिए होती, समझे? तो चेन का शेप मैटर नहीं करता, चेन किस डायरेक्शन में आप सिलेक्ट कर रहे हो वो मैटर नहीं करता। मैटर क्या करता है कि चेन लॉन्गेस्ट होनी चाहिए, कॉन्टिन्यूस होनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से हम लॉन्गेस्ट चेन सबसे पहले सिलेक्ट कर लेंगे। अब चेन सेलेक्ट कर ली हमने, एग्जाम्पल लेते हैं। लेट्स से मेरे पास एक ऐसी चेन है जिसमें 1 2 3 4 5 ऐसे बना लेते हैं। तो इसमें अगर मैं पेरेंट चेन ये भी सिलेक्ट कर सकती हूँ, है ना, और इसके अंदर पेरेंट चेन ये 5 कार्बन की हो गई, मैं ये भी सिलेक्ट कर सकती हूँ जो कि 3 कार्बन की हो गई, और मैं ऐसे भी सिलेक्ट कर सकती हूँ, है ना, और 1 2 3 4 5। तो दोनों 5 कार्बन की जब चेन होगी तो ऑब्वियसली 3 वाली को तो हम नहीं लेंगे, हम 5 कार्बन वाली को कंसिडर करेंगे। लेकिन स्ट्रेट में भी 5 बन रहा है और ऐसे जब नीचे की तरफ जा रहे हैं तब भी 5 बन रहा है, तो हम उस चेन को सिलेक्ट करेंगे जो स्ट्रेट होगी। मतलब अगर सेम एटम्स वाली आपकी चेन सीधी भी बन रही है और अलग डायरेक्शन में भी जा रही है तो हम स्ट्रेट को प्रेफर करेंगे। तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो हमारी चेन, इसका मतलब हमने सिलेक्ट करी है वो ये वाली चेन होगी, ठीक है। ये हमारी हो गई पेरेंट चेन। अब पेरेंट चेन के बाहर जो भी कुछ रह गया उसको हम क्या बुलाएंगे? सब्स्टिट्यूएंट। एनीथिंग विच इज प्रेजेंट आउटसाइड द पेरेंट चेन दैट इज कॉल्ड एज सब्स्टिट्यूएंट। उसको हम क्या बुलाते हैं? सब्स्टिट्यूएंट। गॉट इट? तो दूसरा काम होता है हमारा पेरेंट चेन सेलेक्ट करने के बाद देखना कि सब्स्टिट्यूएंट्स कौन कौन से हैं, मतलब पेरेंट चेन के बाहर कौन सी चीजें रह गई हैं, ठीक है। अब सब्स्टिट्यूएंट्स भी हमें पता लग गए। जब सब्स्टिट्यूएंट्स हमें पता लग जाएंगे, अब हम क्या करेंगे? नंबरिंग। व्हाट वी विल डू दी नंबरिंग। और नंबरिंग किसकी होगी? नंबरिंग होगी कार्बन एटम्स की जो पेरेंट चेन के अंदर है। जो एटम्स मेन चेन के बाहर रह गए हैं उनको नंबर हम नहीं करते, हम नंबर सिर्फ पेरेंट चेन के एटम्स को ही करते हैं। तो ऑब्वियसली हम इसको यहां से भी नंबर कर सकते हैं, मैं इसको ऐसे 1 2 3 4 5 नंबर भी कर सकती हूँ,
और मैं इसको प्रोविजन है कि मैं यहाँ से भी नंबर कर सकती हूँ। बट नंबरिंग करते समय हम ये ध्यान रखेंगे कि नंबर जब हम करेंगे तो सब्स्टिट्यूएंट को सबसे कम नंबर मिलना चाहिए। अब आप सोचोगे कि सब्स्टिट्यूएंट को तो नंबर दिया ही नहीं हमने यहाँ, है ना? तो सब्स्टिट्यूएंट का नंबर वही होता है जिस कार्बन के साथ वो जुड़ा है, जो उस कार्बन का नंबर है वही उसका नंबर होता है। अब देखिए, जब मैंने इसको ऊपर से नंबर किया तो सब्स्टिट्यूएंट सेकेंड नंबर कार्बन पे जुड़ा है, लेकिन जब मैंने इसको यहां से नंबर किया तो सब्स्टिट्यूएंट फोर्थ नंबर कार्बन पे जुड़ा है। तो इसका मतलब फर्स्ट केस को अगर हम फॉलो करें तो सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन है सेकंड, और अगर इस साइड को फॉलो करें तो सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन है फोर्थ। तो हम हमेशा उस पोजीशन को फेवर करेंगे जहां पे सब्स्टिट्यूएंट को कम नंबर मिलता हो। तो इसका मतलब यहां पे जो नंबरिंग होगी दैट विल बी इन अकॉर्डिंग टू दिस 1 2 3 4 5। समझ गए? अब हो सकता है कि किसी चेन में दो सब्स्टिट्यूएंट हो, ऐसा भी तो हो सकता है। तो देखते हैं उस केस में हम क्या करेंगे। अब नंबरिंग तो मैंने आपको बता दी कि नंबरिंग इज डन इन सच अ वे दैट सब्स्टिट्यूएंट गेट्स द लोएस्ट नंबर। एक बार और देख लेते हैं। लेट्स से मैं आपसे बोलूं कि यहाँ मेरे पास एक सब्स्टिट्यूएंट लगा है, ठीक है? तो ऑब्वियसली हम नंबर कैसे प्रेफर करेंगे, इस टाइप से, ताकि इसको सबसे कम नंबर मिले। सब्स्टिट्यूएंट देखिए सिर्फ जरूरी नहीं हाइड्रोकार्बन ही हो, कुछ भी हो सकता है। क्लोरीन, ब्रोमीन, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन, आइडो, नाइट्रो ग्रुप, ऐसे कुछ भी हो सकता है, अमीन ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। सब्स्टिट्यूएंट कैन बी एनी ग्रुप। अब हम देखते हैं कि अगर हमारे पास एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट है, अब सपोज अगर हमारे पास एक ही सब्स्टिट्यूएंट है, फिर तो हमें सिर्फ इसी को देखना है ना? सिर्फ इसको देख के हमें नंबर करना है। बट हो सकता है कि हमारे पास जो सब्स्टिट्यूएंट हो वो इस तरीके से हो। लेट्स से यहाँ एक सब्स्टिट्यूएंट है और एक यहाँ सब्स्टिट्यूएंट है। तब हम क्या करेंगे? तो ये होगी हमारी पेरेंट चेन, स्ट्रेट चेन। अब इसको अगर हम यहाँ से नंबर करते हैं तो एक सब्स्टिट्यूएंट, इसको हम अलग ले लेते हैं, इसमें मैंने दोनों एक्स ले लिए। लेट्स से एक एक्स है और एक वाई है। तो एक्स को मिला है 2 नंबर और वाई को मिला है 3 नंबर, ठीक है? अब अगर मैं इसको यहां से नंबर करती हूँ तो 3 मिला है, अगेन 3 मिला है वाई को, और 4 मिला है एक्स को, ठीक है? तो ऐसी कंडीशन में हम यूज करते हैं लोएस्ट सम रूल। लोएस्ट सम रूल मतलब दोनों पोजीशन का आप सम निकाल लो। जैसे यहाँ पे 2 + 3 5 हो गया और यहाँ पे 3 + 4 7 हो गया। जिसका सम कम आ रहा है उसको आप प्रेफर करोगे। तो इसका मतलब 2 + 3 5 आ रहा है और 3 + 4 7, तो मतलब इन पोजीशंस को हम प्रेफर करेंगे और नंबरिंग इनके अकॉर्डिंग करेंगे। मतलब ऐसे 1 2 3 4 5, और ऐसे नंबरिंग नहीं करेंगे। अब हम लोएस्ट सम रूल को रिप्लेस कर चुके हैं एक और रूल से, दैट इज लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स। इस रूल को हम ऐसे भी यूज कर सकते हैं, लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स। लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स का मतलब है कि यहां सब्स्टिट्यूएंट लगा था एक 2 पोजीशन पे और एक 3 पोजीशन पे, और यहां सब्स्टिट्यूएंट लगा था एक 3 पोजीशन पे और एक 4 पोजीशन पे। तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट पोजीशन को कंपेयर कर लेते हैं पहले। तो जिसका नंबर कम होता है उसको हम प्रेफर कर लेते हैं। तो इसका मतलब हम नंबरिंग इस अकॉर्डिंग करेंगे। बट हो सकता है कि आपके पास ये इस तरीके से आए, लेट्स से दूसरे केस में ये ऐसे आए। तो अगर हमारे पास फर्स्ट पोजीशन सेम आ जाती है तो फिर उस केस में हम सेकेंड पोजीशन को कंपेयर कर लेते हैं। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स। तो चाहे आप लोएस्ट सम रूल यूज करो, चाहे लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स यूज करो, और अगर हमारे पास एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट है तो इन रूल्स के अकॉर्डिंग हम नंबर कर सकते हैं। हो सकता है सब्स्टिट्यूएंट 3 लगे हो, तो उस केस में हम 3 का देख लेंगे। जैसे यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट कौन सी पोजीशन पे लगा है, 2 3 4। अगर यहाँ से नंबर करें, यहाँ से करें, राइट, तो भी बाई चांस यहाँ पे हमारे पास 2 3 4 ही आ रहा है। लेट्स से इसके अंदर अगर एक और कार्बन होता, यहाँ होता एक कार्बन और, तो इसमें नंबर बदल जाता। तो उस केस में हम लोएस्ट सम रूल और लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट को यूज करके अपनी चॉइस बता पाते हैं कि हम नंबरिंग कैसे करें। अब अगर एक ही तरह का सब्स्टिट्यूएंट 2 या 2 से ज्यादा बार अपीयर हो तो उसके नाम के आगे हम डाई ट्राई यूज करते हैं। अब इसको समझाने से पहले मैं आपको एक चीज बताती हूँ। जो हमारा आयुपैक है,
ठीक है, रूल्स तो आपने कर लिए, पहला रूल कर लिया आपने पेरेंट चेन, दूसरा आपने कर लिया कि आपको सब्सिट्यूएंट देखने हैं, तीसरा आपने कर लिया हमें नंबरिंग करनी है, नंबरिंग का रूल कर लिया कि सब्सिट्यूएंट को कम नंबर मिलना चाहिए, और अगर दो से ज्यादा सब्सिट्यूएंट है तो लोएस्ट सम रूल या लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स आप यूज कर सकते हो। अब मैं आपको बताना चाहूंगी कि आयुपेक के अकॉर्डिंग जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उनका जो नाम होता है वो 3 पार्ट्स में स्प्लिटेड होता है। पहला आ जाता है प्रीफिक्स, नेक्स्ट आ जाता है वर्ड रूट, और उसके बाद आ जाता है सफिक्स। अब प्रीफिक्स इंडिकेट करता है, पहले तो प्रीफिक्स सबसे आगे लगता है, ये इंडिकेट करता है कि कौन कौन से सब्सिट्यूएंट्स उस चेन के अंदर प्रेजेंट है और उनका क्या पोजीशन है। तो प्रीफिक्स लिखते हुए नंबर और सब्सिट्यूएंट हम मेंशन करते हैं। अगर सपोज उसके अंदर 4 सब्सिट्यूएंट है तो 4 सब्सिट्यूएंट इकट्ठे ही लिखे जाएंगे उनकी पोजीशन के साथ। ठीक है, अब अगर मैं आपसे कहूं कि किसी के अंदर दो सेम तरह के सब्सिट्यूएंट है, लेट्स से मैं आपसे बोलूं कि मेरे पास एक ऐसा है जिसमें एक सब्सिट्यूएंट है CH3 और दूसरा भी है CH3। ठीक है, तो इसमें हम अगर नंबर करेंगे तो आप इधर साइड से कर सकते हैं क्योंकि लोएस्ट सेट ऑफ रूल ही फॉलो हो रहा है और दोनों साइड सेम नंबर मिल रहा है। अब आप देखिएगा सब्सिट्यूएंट एक है मिथाइल ग्रुप और दूसरा भी है मिथाइल ग्रुप, तो इसको हम 2 मिथाइल 3 मिथाइल लिखने की जगह हम इसको क्लब कर देंगे। हम लिखेंगे 2, 3, दोनों सेम ग्रुप है तो हम दो है तो इसके लिए डाई वर्ड यूज कर देंगे। तो हम प्रेफर करेंगे इसको ऐसे लिखना 2, 3 डाई मिथाइल। 3 होते तो 2, 3 और तीसरी पोजीशन ट्राई मिथाइल। 4 होते तो जो भी नंबर है और फिर टर्ट ग्रुप का नाम मिथाइल है या जो भी है, इस तरीके से। तो यही आपको बताया है कि अगर सेम चीज 2 या 3 बार या उससे ज्यादा अपीयर होती है तो हम डाई ट्राई टर्ट का यूज करते हैं। अब बीच में सेंटर पोर्शन नाम का होता है वर्ड रूट, जो आपको पता है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन अ चेन, पेरेंट चेन में, ना कि पूरे मॉलिक्यूल में। लेट्स से यहाँ पेरेंट चेन में 4 कार्बन है तो वर्ड रूट यहाँ पे n=4 होगा, मतलब ब्यूट होगा। क्या होगा? ब्यूट। अब जो सफिक्स है, सफिक्स का मतलब है एंडिंग। अब सफिक्स दो तरह का होता है, एक प्राइमरी सफिक्स और एक सेकेंडरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स हमें इंडिकेट करता है टाइप ऑफ बॉन्ड, मतलब उस गिवन स्ट्रक्चर के अंदर सिंगल बॉन्ड है तो एन लगाते हैं, डबल है किसी पोजीशन पे, अगर सपोज मैं बोलूं कि सेकंड पोजीशन पे डबल है या फर्स्ट पोजीशन पे डबल है, तो हमेशा अगर सपोज मैं आपसे बोलूं 1 और 2 के बीच में डबल बॉन्ड है तो इसका मतलब इसमें इन प्रेजेंट है, और कौन सी पोजीशन पे? 1 पे, क्योंकि 1 और 2 के बीच में होगा तो आप सबसे कम वाले नंबर को ही उसका पोजीशन बताओगे। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूं यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है तो इसका मतलब 3 और 4 के बीच में है तो आप बोलोगे 3 कार्बन एटम पे आइन ग्रुप है। तो एन, इन और आइन हम यूज कर सकते हैं टू इंडिकेट द टाइप ऑफ बॉन्ड एंड दे एक्ट एज प्राइमरी सफिक्स। अब सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है? सेकेंडरी सफिक्स तब होता है अगर कहीं भी कार्बन चेन में आपको फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है तो वो सेकेंडरी सफिक्स की तरह एक्ट करता है, और सेकेंडरी सफिक्स और प्राइमरी सफिक्स को हम जोड़ देते हैं आपस में। और मैंने बताया था आपको कि अगर सेकेंडरी सफिक्स वॉवल से शुरू हो, A E I O U से, तो प्राइमरी सफिक्स का हम ई ड्रॉप कर देते हैं जब हम उनको जोड़ते हैं। ठीक है, तो आई थिंक यू गॉट इट कि जब भी हम कोई नाम लिखेंगे पहले सब्सिट्यूएंट, फिर वर्ड रूट, फिर प्राइमरी सफिक्स और फिर उसको सेकेंडरी सफिक्स के साथ जोड़ेंगे अगर उसमें फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। अब अगर मैं आपसे कहूं कि डिफरेंट सब्सिट्यूएंट प्रेजेंट है, जैसे अगर हमारे पास एक कार्बन चेन हो गई और एक सब्सिट्यूएंट है, लेट्स से हमारे पास मिथाइल ग्रुप और दूसरा सब्सिट्यूएंट है हमारे पास क्लोरो ग्रुप। ठीक है, चेन से जो भी बाहर हो वो सब्सिट्यूएंट होता है। अब सब्सिट्यूएंट का नाम आप क्लोरीन, ब्रोमीन इस तरीके से नहीं लिखते, उनके एक शॉर्टकट नेम्स होते हैं। तो अगर Cl लगाए तो उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं क्लोरो, अगर ब्रोमीन लगाए तो उसके लिए वर्ड हम यूज करते हैं ब्रोमो, आयोडीन लगाए तो आइडो। ठीक है, ऐसे ही NO2 ग्रुप लगाए तो नाइट्रो, अगर आपके पास ONO ग्रुप लगाए तो उसको हम बोलते हैं इसको भी नाइट्राइटो बोलते हैं, बस इसको इसमें लिंकेज अलग होती है तो इसको ओ नाइट्राइटो बोल सकते हो आप। ठीक है, हो सकता है एनओ ग्रुप हो, एनओ ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? नाइट्रोसो। हो सकता है आपके पास CO और कोई हेलोजन लगाओ तो इसको हम बोलते हैं ऑयल क्लोराइड। तो इस तरीके से क्लोराइड इसलिए क्योंकि यहाँ पे एक्स को मैंने Cl मान लिया है, अदरवाइज आप हेलाइड वर्ड यूज कर सकते हो। तो
ऐसे ही अगर NH2 ग्रुप लगाओ तो उसको हम बोलते हैं अमीन, ठीक है। ऐसे CONH2 लगाओ तो इसको बोलते हैं एसिडमाइड। तो इस तरीके से ये ग्रुप्स होते हैं जिनको हम नाम से लिखते हैं। अगर ये हमारे पास फंक्शनल ग्रुप की तरह एक्ट करते हैं तो भी, और अगर ये प्रीफिक्स एक्ट करते हैं तो इनको हम इस तरीके से लिखते हैं। अगर सपोज आपके पास OR ग्रुप लगाओ, OR मतलब O और यहाँ पे अल्काइल ग्रुप, जैसे OCH3 तो इसका नाम होता है मिथॉक्सी। अगर OC2H5 तो ये आपने देखा इथाइल ग्रुप लगाए तो इसको बोलेंगे इथॉक्सी। तो इन सब प्रीफिक्स को आपको याद करना है कि इनके लिए क्या वर्ड हम यूज करते हैं। अब आते हैं हम अपने पॉइंट पे जो मैं बताना चाहती हूँ। तो अगर आपके पास कार्बन चेन के अंदर अलग अलग सब्सिट्यूएंट लगे हैं तो आप नंबरिंग तो वैसे ही लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट और लोएस्ट सम रूल को यूज करके कर सकते हैं, बट उसका नाम लिखते समय हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर को यूज करेंगे। अब देखिए, एक है आपके पास मिथाइल ग्रुप जिसका नाम M अल्फाबेट से शुरू होता है, और दूसरा सब्सिट्यूएंट है क्लोरो ग्रुप जिसका नाम C से शुरू होता है। तो मतलब हम क्लोरीन का पोजीशन पहले लिखेंगे। लेट्स से अगर मैं कहूं कि मैं इसको ऐसे नंबर कर रही हूं तो मैं इसको 2 क्लोरो पहले लिखूंगी और 4 मिथाइल उसके बाद लिखूंगी। द रीजन बीइंग C अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है। अब हो सकता है कि कार्बन चेन के अंदर सिंगल बॉन्ड ना होकर किसी पोजीशन पे डबल बॉन्ड हो। अब जब भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड कहीं पे भी चेन में आ जाए तो आप उसको सबसे कम नंबर देते हो, चाहे आपकी पेरेंट चेन छोटी हो जाए, बट उसको हमें पेरेंट चेन में इंक्लूड करना जरूरी होता है। देखिए, मैं एग्जांपल से समझाती हूँ। पहले इसको देख लेते हैं। अब इसमें ऑब्वियसली हमारी चेन यही होगी। अब इसको जब हम नंबर करेंगे तो नंबर इस तरह से करेंगे कि जिस कार्बन के पास ही बॉन्ड है उसको सबसे लोएस्ट नंबर मिले, तो 2 ही यहाँ पे मिल सकता है। अब यहाँ पे प्रीफिक्स तो कोई नहीं है, सब्सिट्यूएंट कोई नहीं है, और वर्ड रूट कितना है, पेंट, ठीक है। और पेंट और 2 पे क्या लगा है, 2 पोजीशन पे डबल बॉन्ड, तो इसका नाम हो जाएगा पेंट 2 इन, या आप इसको 2 पेंटीन भी लिख सकते हैं। बट इट इज ऑलवेज प्रेफर टू राइट लाइक दिस, क्योंकि देखिए आप जो भी चीज बता रहे हो उसके आगे उसका पोजीशन स्पेसिफाई कर रहे हो, तो पोजीशन लिखना आप नहीं भूलोगे इस केस में। एक और क्वेश्चन मैं आपको दिखाती हूँ जो मैं आपसे कह रही थी कि बॉन्ड को चेन में लेना जरूरी होता है। लेट्स से मैं आपसे बोलूं कि मेरे पास इस तरीके की चेन है और यहाँ डबल बॉन्ड है। अब देखिए, मेरे पास ऑब्वियसली देखने से पता लग रहा है कि ये सबसे बड़ी चेन बन रही है, ये वाली, है ना। और ये जो चेन बन रही है ये 4 कार्बन की है, और ये चेन 3 4 6 कार्बन की है, और इसको मैं इस तरीके से भी बना सकती थी, और ये बन रही है 3 और 5 कार्बन की। तो यहाँ पे 6 कार्बन की चेन को ना देखते हुए मैं 5 कार्बन की चेन को प्रेफर करूंगी, क्योंकि उसके अंदर चाहे मेरी चेन छोटी हो रही है बट डबल बॉन्ड इंक्लूड हो रहा है। तो अगर कभी भी चेन में डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो तो उसको आपको चेन में इंक्लूड करना मैंडेटरी होता है, चाहे चेन छोटी हो जाए, राइट। दूसरी बात नंबरिंग की जो आपको ध्यान रखनी है। नंबरिंग करते समय अगर हमारे पास सब्सिट्यूएंट लगाए, तो मैंने आपसे बताया कि सब्सिट्यूएंट को हम लोएस्ट नंबर देंगे। अगर मैं आपसे कहूँ सब्सिट्यूएंट भी है और डबल बॉन्ड भी है, तो चाहे सब्सिट्यूएंट को नंबर कम मिले या ज्यादा मिले, बट हमारा प्रेफरेंस डबल बॉन्ड के साथ रहेगा, हम उसको लोएस्ट नंबर देंगे। अगर डबल की जगह ट्रिपल होता तो भी उसको लोएस्ट देते, बट अगर एक ही चेन में डबल बॉन्ड भी आ जाए और ट्रिपल बॉन्ड भी आ जाए तो हमारा प्रेफरेंस तब भी डबल बॉन्ड के साथ रहेगा, उसी को हम लोएस्ट नंबर देंगे। अब लेट्स से अगर किसी चेन के अंदर सब्सिट्यूएंट भी है, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप भी है, डबल बॉन्ड भी है, ट्रिपल बॉन्ड भी है, तो आप किसको कम नंबर दोगे? तो ऑब्वियसली ऐसे केसेस में हमारा फर्स्ट प्रेफरेंस किसका रहता है, फंक्शनल ग्रुप का। हम फंक्शनल ग्रुप को सबसे ऊपर प्रेफर करते हैं, उसको लोएस्ट नंबर देते हैं, फिर डबल बॉन्ड का प्रेफरेंस आता है, फिर ट्रिपल का, और फिर सब्सिट्यूएंट का। तो इस ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस को हम यूज करते हैं व्हाइल नंबरिंग, सो दे शुड गेट द लीस्ट नंबर इन दिस ऑर्डर। अब अगर डबल और ट्रिपल बॉन्ड हो, वो मैं आपको बता चुकी हूँ कि लोएस्ट नंबर उस केस में हमारा किसको रहता है, डबल बॉन्ड को। तो डबल बॉन्ड इज ऑलवेज प्रेफर्ड ओवर ट्रिपल बॉन्ड। In case of numbering, it gets the lowest number in comparison to the triple bond.
अब आयुपेक का नेम कैसे लिखा जाता है मैं आपको बता चुकी हूँ। प्रीफिक्स हम सबसे पहले लिखते हैं जो इंडिकेट करता है सब्स्टिट्यूएंट। अगर हमारे पास दो या दो से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट होते हैं, राइट, तो हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर का यूज करते हैं। और मैं अगर दो या दो से ज्यादा सेम तरह के सब्स्टिट्यूएंट होते हैं तो उनके नाम के आगे हम डाई, ट्राई, टर्ट एक्सेट्रा प्रीफिक्स कर देते हैं। अगर मैं बोलूँ 3 क्लोरीन है तो आप उसको लिखोगे ट्राई क्लोरो। और कौन सी पोजीशन पे, लेट्स से 2 ही पोजीशन पे 3 क्लोरीन लगे हैं तो आप 3 बार 2 लिखोगे, ये नहीं कि एक बार लिखोगे, तीनों बार पोजीशन हर किसी की लिखनी पड़ेगी। अगर मैं कहूँ 2, 3 और 5 पे क्लोरीन लगे हैं तो आप उसको 2, 3, 5 ट्राई क्लोरो लिखोगे। पोजीशन हर बार चाहे वो सेम है या नहीं आपको दोबारा लिखना पड़ेगा। वर्ड रूट आपको पता है एन मतलब मेथ, एथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, उससे डिनोट होता है। प्राइमरी सफिक्स हम डिस्कस कर चुके हैं, दैट इज द टाइप ऑफ बॉन्ड एन, इन, आइन, और इनके आगे भी इनका पोजीशन स्पेसिफाई करना जरूरी होता है। और सेकेंडरी सफिक्स आपको बताता है फंक्शनल ग्रुप इफ प्रेजेंट, और अगर फंक्शनल ग्रुप ए, आई, ओ या यू से शुरू होता है तो प्राइमरी सफिक्स के साथ जोड़ते हुए हम उसका ई को ड्रॉप करते हैं और फिर इसको उसके साथ अटैच करते हैं। सो आई थिंक कि रूल्स आपको क्लियर है। तो कुछ क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। सो लेट्स से अगर मैं आपसे कहूँ कि मेरे पास ये स्ट्रक्चर है इस तरीके से, अब मैं जो स्ट्रक्चर्स बनाऊंगी उसमें प्रॉपर उनकी वैलेंसी वगैरह स्टेबल होगी क्योंकि अब आप जान चुके हो। अब मैं आपसे कह रही हूँ कि मुझे इसका आयुपेक लिखना है। तो पहला तरीका क्या होता है, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। तो लॉन्गेस्ट चेन अगर मैं सिलेक्ट करूँ, ऐसे करूँ तो ये 3 कार्बन की बन रही है, ठीक है। ऐसे करूं तो भी 3 की बन रही है, ऐसे करूं तो भी 3 की बन रही है, ऐसे करूं तो भी 3 की बन रही है। तो ऑब्वियसली भी हम प्रेफर करते हैं स्ट्रेट चेन। अब सब्स्टिट्यूएंट कौन से हैं, ये दो, और इनका नाम क्या है, CH3 है, तो ये क्या है, मिथाइल ग्रुप। दे एक्ट एज सब्स्टिट्यूएंट इन दिस। अब नंबर करते समय सब्स्टिट्यूएंट को कम नंबर मिलना चाहिए। अब अगर यहां से नंबर करती हूँ तो भी इस कार्बन को 2 नंबर मिल रहा है, इधर से करती हूँ तो भी इसको 2 मिल रहा है। तो इसका मतलब मैं इसको किसी भी साइड से नंबर कर सकती हूँ। नंबरिंग भी हो गई। अब इसमें हम इसका नाम लिखते हैं। तो प्रीफिक्स क्या है इसके अंदर, सब्स्टिट्यूएंट दैट इज मिथाइल ग्रुप। कौन कौन सी पोजीशन पे लगे हैं, एक 2 पे और दूसरा भी 2 पे, दोनों सेम है इसलिए हमने लिख दिया 2,2 डाई मिथाइल। वर्ड रूट क्या है, कितने कार्बन एटम का पेरेंट चेन है, 3 का। प्रॉप, और इनमें बॉन्डिंग कौन सी है, सिंगल, तो इसका नाम है 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन। देखिए कितना सिंपल है इसको करना। ऐसे ही एक और करते हैं। लेट्स से मेरे पास 5 कार्बन की चेन है, ठीक है। एक यहाँ पे मेरे पास मिथाइल ग्रुप लगा है और यहाँ पे मेरे पास इथाइल ग्रुप लगा है, और यहाँ पे मैं इनको बैलेंस कर लेती हूँ इस तरीके से। तो इसका मुझे नेमिंग करना है। अब जब भी कभी आप ऐसा ग्रुप देखो तो इसमें देखो C2H5 एक कंडेंस्ड ग्रुप है, उसको हम खोल सकते हैं क्योंकि वो बेसिकली CH2 और CH3 से बना है, ठीक है। तो हो सकता है कि इसको देखकर अगर हम सिलेक्ट करें पेरेंट चेन तो हम सही पेरेंट चेन सिलेक्ट नहीं कर पाए। तो जब भी आप ऐसा क्वेश्चन देखो तो इसको आप ओपन फॉर्म में लिखो। तो इसको हम ओपन कर लेते हैं। तो ये हमारे पास CH, CH2, CH3 है, यहाँ पे हमारे पास CH3 है, और इस कार्बन पे हमारे पास पहले CH2 लिखेंगे और फिर CH3 लिखेंगे। अब हमारा जो पेरेंट चेन हमारा सिलेक्ट करना है, तो अगर हम ये चेन सिलेक्ट करते हैं तो इसमें हमारे 1, 2, 3, 4, 5 कार्बन आते हैं। अब अगर हम ये करते हैं तो 1, 2, 3, 4, 5 आते हैं। ये करते हैं तो भी 3, 4, 5 आते हैं। अगर हम ये करते हैं तो 1, 2, 3, 5 आते हैं। तो इसलिए हम इसको स्ट्रेट ही प्रेफर करेंगे। अब हमें करना है नंबरिंग। अब दो सब्स्टिट्यूएंट है, ठीक है। यहां से नंबर करो तो इसका पोजीशन आएगा 2 और 3, और यहां से नंबर करो तो पोजीशन आएगा 3 और 4। तो ऑब्वियसली लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट को हम यूज करते हैं, तो हम इसका नंबरिंग 1, 2, 3, 4 और 5 ही करेंगे। अब इसका नाम लिखते हैं। अब इसमें सब्स्टिट्यूएंट है एक मिथाइल और एक इथाइल ग्रुप। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ई पहले आता है, और ई कौन से पोजीशन पे है, 3 पे। तो इसको आप क्या लिखोगे, 3 इथाइल, 3 इथाइल, इसमें आप इस तरीके से लिख सकते हो 3 एथाइल, और 2 पे क्या लगा है, मिथाइल, 2 मिथाइल, और वर्ड रूट कितना है, 5 कार्बन का, पेंट,
और सब में सिंगल बॉन्ड है तो पेंटेन, तो इसका नाम है 3 एथाइल 2 मिथाइल पेंटेन। समझे आप किस तरीके से हमें करना है इसको। अब ऐसे ही एक और क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमारे पास है सी एच, ट्रिपल बॉन्ड सी, सिंगल बॉन्ड सी एच, फिर हमारे पास है डबल बॉन्ड सी एच और सिंगल बॉन्ड सी एच थ्री। अब इसमें देखिए स्ट्रेट चेन है, वो सोचने की ज़रूरत ही नहीं है हमें क्योंकि कोई सब्सिट्यूएंट नहीं है और यही स्ट्रेट चेन है। नंबर करते समय हम ध्यान देंगे, अब इसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड है, तो जब भी डबल और ट्रिपल बॉन्ड होता है तो हम डबल बॉन्ड को प्रेफर करते हैं, उसको लोएस्ट नंबर देते हैं। तो हम इसको यहाँ से नंबर करेंगे क्योंकि ऐसा करने पे ट्रिपल बॉन्ड का नंबर आ रहा है 4, यहाँ लिख लेते हैं ट्रिपल बॉन्ड का नंबर आ रहा है 4 और डबल बॉन्ड का नंबर आ रहा है 2, तो इसका मतलब यही हमारा सही तरीका है। अब इसमें कोई प्रीफिक्स नहीं है तो प्रीफिक्स को हम स्किप कर देंगे, सीधा वर्ड रूट से लिखेंगे। तो वर्ड रूट है हमारे पास पेंट और यहाँ पे हम डबल और ट्रिपल बॉन्ड का पोजीशन लिखेंगे। तो पेंट पे 2 पे लगाए इन, ठीक है, और 4 पे लगाए हमारे पास आइन, तो इसका नाम है पेंट 2 इन 4 आइन। ऐसे केसेस में हम एन का यूज नहीं करते हैं, सीधा इन और आइन है तो उन्हीं के बारे में हम लिखते हैं। अब एक और क्वेश्चन कर लेते हैं हम। लेट्स से हमारे पास इस तरीके से स्ट्रक्चर दिया है, CH2 डबल बॉन्ड C, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। अब अगर हमें इसे करना है तो सबसे पहले पेरेंट चेन देखेंगे। अब चाहे पेरेंट चेन लंबी हो या छोटी हो, आपको पता है कि पेरेंट चेन वही लेनी पड़ेगी जिसमें अनसैचुरेटेड सिस्टम मतलब डबल या ट्रिपल बॉन्ड इन्वॉल्व हो। अब नंबरिंग करते समय हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट को देख सकते हैं और डबल बॉन्ड को भी हमें देखना है, तो ऑब्वियसली हम इसको नंबर ऐसे ही करेंगे क्योंकि ऐसा करने से डबल बॉन्ड वाले कार्बन को 1 मिल रहा है, दूसरे को 3 और सब्स्टिट्यूएंट को भी कम नंबर 2 मिल रहा है। अगर आप यहाँ से करते तब भी एक डबल बॉन्ड वाले कार्बन को 1 मिलता, दूसरे को 3 मिलता, बट सब्स्टिट्यूएंट को भी 3 मिलता। तो ऐसा करने से हमारे दोनों काम पर्पस सॉल्व हो रहे हैं क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट को भी कम नंबर मिल रहा है, तो हम नंबरिंग ऐसे ही करेंगे। अब प्रीफिक्स है आपका 2 पे मिथाइल ग्रुप, तो 2 मिथाइल ग्रुप वर्ड यूज नहीं करोगे आप। वर्ड रूट क्या होगा, ब्यूट। अब कहाँ पे लगे हैं, 2 पे लगा, सॉरी आपके पास 1 पे लगाए और 3 पे लगाए और 2 डबल बॉन्ड है, तो उसको आप क्या लिखोगे 1,3 डाइईन, तो इट इज 2 मिथाइल ब्यूट 1,3 डाइईन। तो इस तरीके से ये जो आयुपेक नेमिंग आपको दी गई है, इसको रूल्स को फॉलो करके हम इस तरीके से इसको करते हैं। अब एक फंक्शनल ग्रुप का भी देख लेते हैं। लेट्स से हमारे पास एक फंक्शनल ग्रुप लगा होता है ऐसे, और यहाँ पे हमारे पास एक मिथाइल ग्रुप भी होता, सो ऑब्वियसली हम फंक्शनल ग्रुप को पहले चेन में इंक्लूड करते क्योंकि वो मैंडेटरी होता। अब नंबरिंग करते समय हम सब्स्टिट्यूएंट को नहीं देखते, हम फंक्शनल ग्रुप को कम नंबर देते और वो फंक्शनल ग्रुप जिसमें कार्बन होता है उसको हम नंबर देते हैं, चेन में गिनते हैं हम। तो इसमें हमारा प्रीफिक्स है 3 पे मिथाइल ग्रुप, ठीक है, और 4 मतलब ब्यूट, ब्यूट, और 1 पे क्या लगा है अल, तो ये पहले आप लिखते हैं प्राइमरी सफिक्स क्योंकि सब सिंगल बॉन्ड है, ब्यूटन, ई हमने ड्रॉप कर दिया और अल लिख दिया, या आप इसको ब्यूटन 1 अल भी लिख सकते हैं क्योंकि 1 पे एल्डिहाइडिक ग्रुप लगा है। ऐसे ही अगर आपके पास इस तरीके की चेन होती और आपके पास यहाँ कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा होता लेट्स से, और यहाँ पे आपके पास CH3 और यहाँ पे आपके पास C2H5 लगा होता, तो भी हम इसी को पेरेंट चेन लेते, राइट, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप को इंक्लूड करना जरूरी है। तो यहाँ पे आपके कार्बन हो जाते हैं 1 2 3 4 5, राइट। लेकिन अगर हम इसको ओपन कर लें इस ग्रुप को, तो यहाँ हमारी पेरेंट चेन में ग्रुप भी आ रहा है और ये बड़ी भी हो रही है इस तरीके से। तो ये कितनी बन रही है 1 2 3 4 5 6, तो इस चेन को लेते और ये CH3 और ये CH3 को हम सब्स्टिट्यूएंट की तरह लेते हैं। और नंबरिंग अगर हम करते हैं इसकी, तो यहाँ पे 3 और 4 पे 2 मिथाइल ग्रुप है, तो 3 4 डाई मिथाइल बन जाता। वर्ड रूट हमारे पास 6 कार्बन की चेन है हेक्सेन, AN सिंगल बॉन्ड के लिए, और 1 पोजीशन पे हमारे पास है ओइक एसिड, तो इट बिकम्स हेक्सेन 1 ओइक एसिड, या सीधा हेक्सेनोइक एसिड भी हम लिख सकते थे। अब हम कुछ क्वेश्चन एक ऑपोजिट मैनर में करते हैं। अभी तक हमने स्ट्रक्चर्स दिए थे और हमने नेमिंग करी थी। अब हम देखते हैं कि अगर हमारे पास नेमिंग हो तो क्या हम स्ट्रक्चर बना पाएंगे।
तो देखिए स्ट्रक्चर बनाने के लिए सबसे पहले तो आप वर्ड रूट देखिए, यहाँ क्या दिया है, पेंट। तो पेंट मतलब 5 कार्बन बना दीजिए, ये तो काफी इजी है। एन का मतलब सब में सिंगल बॉन्ड लगा दीजिए। 2 और 5 पे डाई मिथाइल, तो 2 अगर मैंने इसको मान लिया तो एक मिथाइल ग्रुप यहाँ, 1 2 3 4 5, तो पेंट हो गया आपके पास 1 2 3 4 5, दैट इज क्लियर। इन सिंगल बॉन्ड 2 और 5 पे डाइमिथाइल 1 2 3 4 5। तो इस क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम है, इट माइट बी हेक्सेन, क्योंकि 5 पोजीशन पे अगर मैं मिथाइल लगाऊंगी तो ये 6 कार्बन चेन बन जाएगी, तो इसको हम चेंज करते हैं, इट इज हेक्सेन। तो अगर हेक्सेन होगा तो ये इस तरीके का स्ट्रक्चर होगा, 1 2 3 4 5 एंड 6 कार्बन, राइट। और इनकी सबकी वैलेंसी हमने स्टेबल कर ली और ये बन गया हमारे पास स्ट्रक्चर। नेक्स्ट हमारे पास है 3 मिथाइल पेंटेनल। पेंट मीन्स 5 कार्बन, तो 5 कार्बन लगा लेते हैं। एन मतलब सिंगल बॉन्ड, अल का मतलब एल्डिहाइडिक ग्रुप, कोई नंबर नहीं लिखा तो मतलब 1 पोजीशन, तो इसको एल्डिहाइडिक ग्रुप बना लेते हैं। और 3 पे मिथाइल ग्रुप, ऑब्वियसली 1 पोजीशन पे एल्डिहाइड होगा तो 1 2 3, तो मतलब यहाँ पे मिथाइल ग्रुप। सबका वैलेंसी स्टेबल कर दीजिए हाइड्रोजन लगाकर, और ये बन गया हमारा स्ट्रक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4 आइडो ब्यूटानोइक एसिड। ब्यूट मतलब 4 कार्बन, ठीक है। एन मतलब सिंगल बॉन्ड, ओइक एसिड मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड, तो इसी में से ए वन ही पोजीशन पे है, इसको कार्बोक्सिलिक एसिड बनाते हैं। 4 पे आइडो, तो ऑब्वियसली ये 1 होगा, 2 3 और 4, और 4 पे आयोडीन ग्रुप। वैलेंसी स्टेबल कर देते हैं इस तरीके से, तो ये हमारा बन गया 4 आइडो ब्यूटानोइक एसिड। नेक्स्ट इज 3 हेक्सेनोइक एसिड। हेक्स मीन्स 6 कार्बन, 3 4 5 और 6। अब प्रीफिक्स कुछ नहीं है, तो ये जो नंबर है ये ओइक एसिड को डिनोट कर रहा है, सॉरी ये किसको, डबल बॉन्ड को डिनोट कर रहा है। तो हमारे पास यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 कार्बन हो गए। 3 पे ईन है, तो 1 2 3, 3 पे हमारे पास ईन है, डबल बॉन्ड है, और यहाँ कुछ नहीं लिखा तो मतलब यहाँ 1 है, और हमें पता भी है कि फंक्शनल ग्रुप को हम 1 नंबर देते हैं, तो ये ओइक एसिड है। वैलेंसी स्टेबल कर लेते हैं इस तरीके से, 2 3 1 कार्बन, सॉरी 1 हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन। पेंट का मतलब 5 कार्बन, 3 4 और 5, ठीक है। आइन का मतलब 1 पोजीशन पे आइन है, तो मतलब ये ट्रिपल बॉन्ड है। और 4 पे नाइट्रो ग्रुप है, तो 1 2 3 4, तो यहाँ पे हमारे पास लगा है नाइट्रो ग्रुप। इनकी वैलेंसी स्टेबल कर लेते हैं, तो ये हमारे पास इस तरीके से इसका बन गया स्ट्रक्चर। नेक्स्ट हमारे पास है 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटानॉल। तो ब्यूट मतलब 4 कार्बन, ठीक है। एन मतलब सिंगल बॉन्ड। अब यहाँ पे हमें दिया है 1 पे ऑल दिया है, क्योंकि कुछ नहीं दिया हो तो इसका मतलब 1 लिखा हुआ है, तो 1 पे हमारे पास है ऑल। और 2 पे हमारे पास लगा है क्लोरो और मिथाइल, तो यहाँ पे हमारे पास क्लोरो और यहाँ पे हमारे पास मिथाइल ग्रुप है, तो इनके हम बॉन्ड स्टेबल कर लेते हैं, तो ये हमारे पास बन गया स्ट्रक्चर। अब नेक्स्ट आप जान चुके हो, देखो अभी तक आपको आयुपेक लिखना आ गया है, आपको स्ट्रक्चर दिया हो तो उसका नाम लिखना, और नाम दिया हो और स्ट्रक्चर लिखना भी आ चुका है। तो नेक्स्ट हम करते हैं होमोलोगस सीरीज, कि होमोलोगस सीरीज वर्ड का मतलब क्या है और ये सीरीज एक्चुअली होती क्या है। अब देखिए जैसे आपको पता है कि एक फैमिली के मेंबर्स होते हैं, कोई भी एक फैमिली फैमिली होती है तो उसमें मेंबर्स होते हैं, मदर होते हैं, फादर होते हैं, उनके सन डॉटर होते हैं, उनके ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, सो दे आर बेसिकली मेंबर्स ऑफ अ सेम फैमिली। और आपने देखा होगा कि उनके कुछ कॉमन चीज़ें होती हैं, जैसे वो एक कॉमन हाउस के अंदर रहते हैं, है ना, वो कॉमन नेम शेयर करते हैं, और उनकी कुछ कुछ आप कह सकते हो उनके फीचर्स भी सेम होते हैं, उनकी शक्लें भी मिलती हैं, रिजेम्बलेंसेस होती हैं, तो क्योंकि वो एक ही फैमिली के मेंबर्स होते हैं। ऐसे ही जब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो सेम फैमिली के होते हैं वो मिलके बनाते हैं होमोलोगस सीरीज। तो होमोलोगस सीरीज बेसिकली मतलब क्या है, इट इज दी फैमिली। होमोलोगस सीरीज क्या है, इट इज द फैमिली ऑफ सिमिलर काइंड ऑफ ऑर्गेनिक
कंपाउंड्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे अल्केन की बात करूं तो अल्केन के मेंबर्स कौन कौन से हैं? हमारे पास मीथेन है, इथेन है, प्रोपेन है, ब्यूटेन है। तो बेसिकली ये सारे एक ही फैमिली के मेंबर्स हैं और ये क्या बनाते हैं? होमोलोगस सीरीज ऑफ अल्केन। ऐसे ही हमारे पास अगर मैं बात करूं इथीन की, प्रोपीन की, ब्यूटीन की, पेंटीन की, हेक्सीन, हेप्टीन, दे फॉर्म द होमोलोगस सीरीज ऑफ अल्कीन्स। ऐसे ही अगर मैं अल्कोहल की फैमिली देखूं तो हमारे पास मीथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटानॉल, वो सब क्या है? दे फॉर्म द होमोलोगस सीरीज ऑफ अल्कोहल्स। तो जब भी जो सेम तरह के मेंबर्स को जब हम इकट्ठे क्लब कर देते हैं, वो सब क्या बनाते हैं? होमोलोगस सीरीज। दे बिलोंग टू अ सेम फैमिली। अब जितने भी ये मेंबर्स होते हैं सेम होमोलोगस सीरीज में, इनके क्या सिमिलर चीजें होती हैं? सबसे पहले इनका सफिक्स सेम होता है। देखिए जैसे मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, सब में क्या आ रहा है? एन आ रहा है ना, कॉमन सफिक्स सेम रहता है उनका। इनका जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन होता है, मतलब एक जनरल वे ऑफ प्रिपेयरिंग होता है, मतलब जो बेसिक मेथड है वो सेम रहता है। मेंबर्स बदल सकते हैं बट बेसिक मेथड ऑफ प्रिपरेशन इनका सेम रहता है। इनका सेम जनरल फॉर्मूला होता है। जैसे कि आपको पता है सारे के सारे अल्केन्स के फॉर्मूलाज आप CnH2n+2 से निकाल सकते हो, ऐसे ही सारे के सारे अल्कीन्स के CnH2n से निकाल सकते हो। सो दे शेयर अ जनरल फॉर्मूला। और बेसिकली अगर हम इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज देखें तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी लगभग सेम होती है ना। और फिजिकल प्रॉपर्टीज देखें तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में हमें ग्रेडिएशन दिखता है अकॉर्डिंग टू दी फोर्सेस विच आर प्रेजेंट इन देम, कि जैसे ऊपर वाले मेंबर गैसेस होंगे, देन दे बिकम लिक्विड, देन सेमी सॉलिड, सॉलिड। तो वी सी द ग्रेडिएशन इन फिजिकल प्रॉपर्टीज। बट अगर हम डिफरेंस देखें, ये तो सब सिमिलैरिटीज हो गई, लेकिन अगर हम डिफरेंस देखें, जैसे मैं आपसे लिखूं ये मिथेन है, ये इथेन है, ये प्रोपेन है, तो हर कंसेक्टिव मेंबर के अंदर होमोलोगस सीरीज में जो डिफरेंस होता है वो CH2 ग्रुप का होता है। मतलब जो नेक्स्ट मेंबर होता है उसके अंदर एक CH2 ग्रुप ज्यादा होता है। और अगर मास की बात करें तो CH2 ग्रुप ज्यादा है तो ऑब्वियसली 14 AMU मास नेक्स्ट मेंबर का अपने प्रीवियस मेंबर से ज्यादा होता है। तो अगर आपसे कोई भी पूछता है कि होमोलोगस सीरीज क्या होती है, तो आप बताओगे दे आर बेसिकली मेंबर्स ऑफ सेम फैमिली, they share the same suffix, same general method of preparation, same general formula, same chemical properties, gradation and physical properties. But the difference lies where? The difference lies that the consecutive member differ by one CH2 group and their mass by 14 AMU. And if somebody asks you to write about homologous series, it's just that you need to write the members of the same family. जैसे मैं आपसे बोलूं कि इथीन का होमोलोग बताओ, तो you can tell any member of alkene. ऐसे मैं आपसे बोलूं कि मुझे हेक्सानल का होमोलोग बताओ, तो हेक्सानल का होमोलोग क्या होगा? एनी मेंबर ऑफ एल्डिहाइड, बिकॉज हेक्सानल इज एल्डिहाइड। तो समझे आपके किस तरीके से हमें होमोलोगस सीरीज के बारे में बताना होता है। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट टॉपिक इज आइसोमेरिज्म। अब आइसोमेरिज्म क्या होता है वो देखते हैं। देखिए आइसोमेरिज्म का मतलब है एक ऐसा फिनोमिना, राइट, जिसके अंदर कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? सेम। It is the existence of compound into few forms which possess same molecular formula, but there lies the structural difference. वो सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा, मतलब जितने कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन जो भी है वो सेम रहेंगे, बट उनका जो स्ट्रक्चर है, उनकी जो लिंकेज है, वो क्या होगी? डिफरेंट। और बेसिकली जो आइसोमेरिज्म होता है वो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। आपके सिलेबस में जो करना है, होता तो एक स्टीरियो आइसोमेरिज्म भी है, लेकिन वो आप अपनी हायर क्लास +1 में करोगे। तो अभी के लिए हम स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पे ही सिर्फ फोकस करेंगे। तो बेसिकली आइसोमेरिज्म इज द फिनोमेना व्हेन द कंपाउंड्स, डिफरेंट कंपाउंड्स, दे पोजेस सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट दे डिफर इन देयर स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म बेसिकली मैंने आपको बता दिया कि वो कंपाउंड्स होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहता है बट देयर एग्जिस्ट अ डिफरेंस इन देयर स्ट्रक्चर। मतलब स्ट्रक्चरल डिफरेंस हमें देखने को मिलता है। ठीक है,
तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म अगर हम देखें तो वो भी बहुत तरह का होता है, जिसको डिटेल में आप +1 में करोगे, बट अभी के लिए हम स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का एक टाइप करेंगे विच इज कॉल्ड एज द चेन आइसोमर्स। अब नाम से ही पता लग रहा है, चेन आइसोमर्स मीन्स द कंपाउंड्स आर गोइंग टू डिफर इन द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन अ पेरेंट चेन। मतलब कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा, बट दे आर गोइंग टू डिफर इन द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन अ पेरेंट चेन। अब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे बात करूं ब्यूटेन की, ठीक है, तो ब्यूटेन का स्ट्रक्चर क्या होता है, 4 कार्बन, और इस तरीके से आप इनके हाइड्रोजन लगा देंगे तो ये बन जाएगा ब्यूटेन। अब इसका चेन आइसोमर क्या होगा, अब देखिए इसका फॉर्मूला भी लिख लेते हैं, इट इज C4H10, आप गिन भी सकते हो। अगर मैं इस ग्रुप को यहां लगा दूं तो ये कैसे बन जाएगा, इस तरीके से बन जाएगा, है ना। वैलेंसी को स्टेबल कर देते हैं। अब देखिए इसमें हाइड्रोजन तो सेम रहे, 10 ही है हाइड्रोजन, और कार्बन 4 ही है, बट स्ट्रक्चर बदल गया है। इट इज आइसोमर ऑफ ब्यूटेन, दैट इज द रीजन इट इज कॉल्ड एज आइसोब्यूटेन। सिमिलरली अगर मैं पेंटेन की बात करूं तो पेंटेन के अंदर इस तरीके से 5 कार्बन होते हैं। वैलेंसी भी स्टेबल कर लेते हैं, ये हमारी वैलेंसी स्टेबल हो गई, ठीक है। सो दिस इज नॉर्मल पेंटेन। अब अगर मैं इसको ब्रांच करना चाहूं तो लेट अस मूव दिस टू दिस प्लेस। तो अगर मैं इसको ऐसे लिख रही हूं, मैं इसको यहाँ ले आई हूँ इस CH3 को, तो इसको मैं सारा वैलेंसी स्टेबल कर देती हूँ। तो देखिए इसका भी फॉर्मूला C5H12 ही है, बट इसका स्ट्रक्चर बदल गया, इट इज आइसोपेंटेन। बट दिस कैन बी फर्दर कंडेंस, इसको हम और बदल सकते हैं, आप इस CH3 ग्रुप को भी यहाँ ला सकते हो। तो ये कैसे बन जाएगा, ये कुछ ऐसा बन जाएगा, है ना, इस तरीके से। तो यहाँ पे भी ये C5H12 है एंड इट इज कॉल्ड एज नियोपेंटेन। इससे ज्यादा हम इसको चेंज नहीं कर सकते और ब्रांच नहीं कर सकते हैं। तो पेंटेन के 3 आइसोमर्स होते हैं, नॉर्मल पेंटेन, आइसोपेंटेन एंड नियोपेंटेन। तो आई थिंक आपको समझ आ गया कि आइसोमर्स बेसिकली क्या होते हैं। दे आर द कंपाउंड्स विद सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट देयर लाइज अ डिफरेंस इन देयर स्ट्रक्चर। And basically, we have the structural isomerism. As the name suggests, the compounds are going to differ in the structure. और वो स्ट्रक्चर हमने कैसे किया, चेन आइसोमेरिज्म, कि कार्बन एटम जो चेन के अंदर है उनको पोजीशंस को हमने बदल दिया और चेन आइसोमर्स हमारे पास आ गए। प्रोपेन का चेन आइसोमर नहीं होता, मिथेन का भी नहीं होता, इथेन का भी नहीं होता, क्योंकि आप कैसे भी कर लीजिए वो सेम रहने वाले हैं। ब्यूटेन ऑनवर्ड आइसोमर्स स्टार्ट होते हैं। और पेंटेन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पेपर में आपसे पेंटेन के आइसोमर्स पूछे जाते हैं, एंड यू शुड रिमेंबर द नेम, दैट इज नॉर्मल पेंटेन, आइसोपेंटेन एंड नियोपेंटेन। सो विद दिस वी कम टू एन एंड। आई होप यू लाइक द सेशन, और मैं शायद आयुपेक को आपके लिए इजी बना पाई होंगी। तो आप इस सेशन को अच्छे से पढ़िए, इन रूल्स को अच्छे से स्टडी करिए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन एयर पे बनाऊंगी। तो अगर आप ये वीडियो देखोगे, तभी समझोगे, तभी आप वहां पे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर पाओगे। एंड देयर आई एम गोना डिस्कस ऑलमोस्ट अराउंड 50-60 क्वेश्चंस में आपको आयुपेक के प्रैक्टिस करवाऊंगी, सो दैट आपको आयुपेक के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं रहे। सो इफ यू लाइक माई वीडियो, then press the like button, share the video with your friends, and don't forget to hit the bell icon for the further notification. And please do write to me whatever you feel about the video, आप मुझे उसमें लिखो। and if you want me to teach something special, मैं कुछ अलग तरह की सीरीज करूं या कुछ आपका हेल्प कर सकती हूँ, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पक्का लिखिए। and don't forget to buy the subscription for 2 or more years, and please use my code Divya01. So me, Divya Kashyap, signing off. We'll meet in the next video with new session. Till then, prepare hard, study well, and don't forget, write and learn. Make your habit. So till then, take care. Bye-bye.